हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर। 9 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। आखिरी चैप्टर है हमारा जो हमारी पहली पुस्तक है, और ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी या बाकी और एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उसमें जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे लोग पढ़ते हैं, जिनका इकोनॉमिक्स विषय नहीं है वो भी पढ़ते हैं। तो चलिए, अपना जो आखिरी चैप्टर उसका नाम है हमारे जो पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान, उनके साथ जो विकास यात्रा है ना, उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव क्या क्या रहे हैं चीन में और पाकिस्तान में। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अच्छा, तो सबसे पहले ये हैं जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, इनका नाम जानते हैं? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इनकी हत्या कर दी गई थी। 4 साल का टाइम पीरियड होता है। हमारे यहाँ पर 5 साल के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं, अमेरिका में 4 साल के लिए बनते हैं। और उस 4 साल में भी ये 3 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। 2.5 से 3 साल के बीच का टाइम था, 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ था। बट इनको वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स में काउंट किया था। बहुत सारे अच्छे काम किए थे इन्होंने। तो इनका ये कहना था खासतौर से कनाडा को लेकर के कि भूगोल ने हमें पड़ोसी, ठीक है, अभी मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। अमेरिका है, अमेरिका के जस्ट ऊपर कनाडा आता है, तो कनाडा और अमेरिका एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे हैं। तो इनका ये कहना था कि भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार से जोड़ा है, उन्हें इंसान कैसे अलग कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पड़ोसियों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पड़ोसी देश, पड़ोसी अगल बगल ही तो है। अब अगल बगल जो रहने वाले देश हैं, उनका कहना था कि एक तरह से भगवान ने ही तो हम दोनों का अगल बगल का देश बनाया है, तो हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। दुर्भाग्य है और कटु सत्य है कि हमारे जो दोनों पड़ोसी हैं वो काफी शैतान हैं। चीन भी बहुत शैतान है और इधर पाकिस्तान है वो भी शैतान है, और हमारा देश यहाँ पर बीच में आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी पड़ोसी अगर अच्छे रहते हैं तो कनाडा और यूएसए की बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप रही है। एक मूवी आई थी आर्गो, देखिएगा, बहुत उसमें ऑस्कर भी मिला था उस मूवी को। बेन एफ्लेक की शायद मूवी थी, काफी अच्छी मूवी। उसमें आपको समझ में आएगा कि किस हद तक एक दूसरे पर ट्रस्ट है यूएसए और अमेरिका को, कनाडा और अमेरिका का एक दूसरे पर। हालांकि अभी जो ट्रम्प प्रेसिडेंट जब रहे हैं तो काफ़ी आपस में अच्छा नहीं रहा सिस्टम दोनों का, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली और अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। लेकिन भारत में हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ नहीं है। तो उसमें हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे में क्या जाता है, पिछली इकाइयों में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था शुरू के 9 चैप्टर्स में, उसमें क्या था, भारत के अनेक विकास अनुभवों को हम लोगों ने देखा। आज़ादी के पहले की बात की थी, पहला जो चैप्टर था कि आज़ादी की संध्या पर कैसी थी भारत की स्थिति। फिर हमारे जो 5 ईयर प्लान थे उनकी बात की थी। फिर 1919 उनके बाद से जो सुधार आए थे उनकी बात की थी। फिर कौन कौन सी समस्याएं हैं भारत में उनकी बात की थी। तो हम लोग भारत के बारे में काफी सारी चीजों को पिछले 9 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, अपने देश के बारे में, ठीक है, अनुभवों का और भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों का हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। ठीक, अच्छा, पिछले 2 दशकों में खास तौर से अगर आप बात करोगे तो 1991 के बाद से तो लगभग 3 दशक हो गए हैं, 30 साल लगभग होने जा रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण विश्व के प्राय सभी देशों में नवीन आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। अभी लोगों का पहनावा बदल गया है। पहले का जो सिस्टम रहता था, पुरानी आप मूवीज देखेंगे उसमें भी जो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो बदली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बदली हैं। टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरे दुनिया में बहुत बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आप वो वीडियो देख पा रहे हैं इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन की वजह से संभव हुआ है। पहले लोग ऐसा सोच नहीं सकते थे कि इस तरह की चीजें भी की जा सकती हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो सिर्फ भारत में नहीं हुआ है। पिछले 2 दशकों में अगर आप देखोगे 20 साल में दुनिया बहुत तेजी से बदली है, ठीक है। तो सारे ही दुनिया में इस तरह के परिवर्तन हुए हैं। ऐसे में विश्व के सभी राष्ट्र जो है वो मुख्य रूप से 2 चीजों की कोशिश कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आजकल दिखाई पड़ रही हैं। क्या क्या हो रही है, एक तो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पहले जो लड़ाई हुआ करती थी वो जमीन को लेकर के होती थी। आपको मालूम है, एक देश है सिंगापुर, ठीक है, बहुत ही छोटा देश है। मतलब हमारे देश में बैंगलोर एक शहर है, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। बैंगलोर से भी कम क्षेत्रफल आता है सिंगापुर का। और सिंगापुर में जो टॉप 10 इकोनॉमीज उसमें भी एक टाइम पर नाम आता था, लेकिन अभी टॉप 50 में आ जाता है। तो बहुत ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था है। सिटी कंट्रीज बोला जाता है ऐसे देशों को। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में दुनिया को लीड करने का डायरेक्शन दिखा रहा होता है। करिकुलम को लेकर के भी, एल्गोरिदम और ये सारी प्रोग्रामिंग को बच्चे सीख रहे हैं, उसका भी मैंने थोड़े दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी इनके ऊपर, जिसमें किस तरह से ये लोग करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं। इतना छोटी सी जगह में रहने वाला देश, ठीक है,
बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके पास, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत आगे हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। और ऐसी स्थिति में हमें समझ में आ रहा होता है कि जो जमीन को लड़ने का जो पूरा सिस्टम रहा करता था कि जमीन होना चाहिए, पहले देश लड़ते थे आपस में एक दूसरे की जमीन को लेकर के हथियाया करते थे, तो क्या वो वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट है? कई बार ऐसा बोला जाता था कि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लेकिन इतने सारे रिसोर्सेस को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। जैसे भारत में ही कोयला जला करके हम लोग बिजली बनाते हैं, सौर ऊर्जा से कितना अच्छा काम किया सकता है। तो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो इंडियन गवर्नमेंट है काफी अच्छा काम कर रही है। बात यह है कि पूरा जो आपस में एक दूसरे के देश की तुलना हो रही थी, वो पहले सैन्य शक्ति से हुआ करती थी कि किसके पास कितने न्यूक्लियर पावर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका है अभी, और यूएसएसआर जब हुआ करता था संयुक्त, ये पूरा 1990 में इनका विघटन हो गया था, जिसको आज रूस बोलते हैं। तो उसके साथ के बहुत सारे देश थे जो अलग अलग होते चले गए। वहां पर न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा हुआ करते थे, सैन्य शक्ति भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, बहुत सारी चीजें मैटर किया करती थी। लेकिन आज अब जो बोला जाता है, नया जो युद्ध माना जाता है, वो माना जाता है इकोनॉमिक वॉरफेयर। क्या माना जाता है? इकोनॉमिक, आर्थिक सुदृढ़ता जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपके देश में आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप बड़ी सेना भी बना सकते हो, आप दूसरे देश की सेना से सपोर्ट ले सकते हो, आप नई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हो, और सबसे बड़ी बात है, आपको युद्ध नहीं हो रहा है उस समय पर आपके देश के लोगों का जीवन सबसे अच्छा चलेगा अगर आर्थिक दृष्टिकोण से आपका देश सबसे मजबूत है। तो जो नया पूरा सिस्टम आया है ना, वो क्या आया है? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ठीक है। और इसमें अभी हाल ही के वर्षों में चीन ने काफी अच्छी प्रगति की है, लेकिन कुछ और चीजें हो जाती जहां पर फिर हमें दिखता है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स को आप इंपॉर्टेंस दोगे तो गलती कर रहे हो। वहां पर पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकारों की बात आ जाती है, उसको भी हम देखेंगे। तो आप समझिए पहली चीज क्या आ रही है कि अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। अच्छा, और क्या है? इसी में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों, जैसे कि सार्क। ठीक है, सार्क क्या है? SAARC, ठीक। अच्छा, ऐसे ही आपका यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। ब्रिक्स है, BRIC। तो ब्रिक्स में क्या क्या आ जाती है? यही 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया यानी कि रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिलकर के इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। ऐसे ही आसियान, इसमें भी आपका जो ये अपनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें 10 कंट्रीज आ जाती हैं आपकी। कौन कौन सी कंट्रीज है जो भी साउथ ईस्ट में आ जाती हैं? थाईलैंड हो गया, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, ये सारे देश मिला करके। तो इनका भी अपना क्या हो जाता है? एक यूनियन बना रखी है इन्होंने। ऐसे ही सार्क में तो हम लोगों का जो दक्षेश बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इसमें भारत भी एक हिस्सा है। 7 देश इसमें हुआ करते हैं। अपना जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सारे देश, श्रीलंका है, इनको मिलाकर के हम लोग का सार्क चलता है। फिर ऐसे ही G8, ग्रुप 8 है, G20 20 देशों का समूह है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसमें इंडिया भी आता है अभी। ऐसे ही अब इसमें भी G4 का एक ग्रुप बना रखा है, वो काफी पावरफुल है, सबसे अपनी अपनी यूनियन बना रखी है। तो ये क्यों बना रहे हैं? क्यों दुनिया भर के देश अलग अलग ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? कि हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए। मेन आधार इस तरह का रह रहा होता है। अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी काफी विरोध इंडिया करता है, और क्योंकि उनका बात भी है, जो हमारा कश्मीर है वहां से ये लोग रोड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो पाक अधिकृत कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां से ये लोग रोड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी चीन और पाकिस्तान के भी जो इकोनॉमिक एक तरह से जो मित्रता बन रही है और जो ग्रुपिंग हो रही है, वो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम ही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है। ऐसे ही अभी चाइना का एक और प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं, OBOR बोला करते हैं, वो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो अभी ये इस तरह की चीजें क्यों चल रही है कि सारे लोग इस जिद्दोजहद में हैं देश, कि हम किस तरह से अपने आर्थिक हितों को भविष्य में भी सिक्योर कर पाए और हम लगातार प्रगति करते हुए जा पाए, अपने लिए मार्केट सिक्योर कर पाए। मार्केट सिक्योर करने का मतलब क्या हो रहा है कि मेरे देश के लोग जो उत्पादन कर रहे हैं वो कुछ कहां कहां पर बेचा जा सकता है। तो इन सारे प्रयासों में दुनिया भर के देश चल रहे हैं, जिसमें इस तरह की बहुत सारी यूनियंस का काम स्ट्रांग भी हो रहा है और थोड़ा बड़ा उल्टा भी दिखाई पड़ता है। जैसे अभी यूरोपियन यूनियन से यूके जो है, इंग्लैंड है, पूरी तरह से बाहर निकल गया है, लगभग ट्रांजिशन का सीन चल रहा था। वो थोड़े ऐसा होता है कि जैसे शेयर मार्केट जाता है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता है। आप लगातार देखोगे पिछले 40 साल में तो ऊपर ही गया है, लेकिन लगातार ऊपर नहीं जाता है, नीचे भी जाता रहता है, ठीक है।
बट ओवरऑल अगर आप काफी लंबे टाइम पीरियड में देखोगे तो आपको दिखेगा कि डायरेक्शन ऐसे ही कुछ रही है ऊपर जाने की। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है कि कुछ कुछ बार आपको इवेंट्स दिखेंगे कि नहीं नहीं वापस हो गया या उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर आपको दिखेगा कि नहीं नहीं वास्तव में ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही चल रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक। अच्छा, इसी में क्या होता है, जो और ट्रेंड्स उनकी बात करने की अभी चल क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगली बात आती है, विभिन्न राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने के लिए उत्सुक हैं। जो देश है वही चाहते हैं कि आस पड़ोस में आपके लोग कैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान आ जाता है भौगोलिक, मालदीव तो बहुत छोटा सा है हिंद महासागर में, ठीक। फिर श्रीलंका अपने साउथ में ही है, बांग्लादेश इधर आ जाता है, भूटान आपका इधर आ जाता है, फिर ये नेपाल है, नेपाल आपका यहाँ पर आ जाता है, फिर ये चीन काफी बड़ा है, भारत से 3 गुना बड़ा है लगभग क्षेत्रफल में। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इसमें हम क्यों जानने की कोशिश करते हैं, 2-3 कारण हैं। कि जैसे जॉन एफ कैनेडी का वो कोट याद करिए, उन्होंने क्या बोला था कि अगर आस पड़ोस में भी, पता है भारत से बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो भारत से यहाँ पर मिडिल ईस्ट है, दुबई वगैरह है, दुबई वगैरह जाती हैं, वहां से पाकिस्तान जाती हैं। अरे भाई, अगर सीधे सीधे ट्रांजैक्शन हो रहा होता तो पाकिस्तानियों को भी सस्ता सामान मिल जाता भारत का, लेकिन नहीं जाता है। तो अगर आप आपस में एक दूसरे से बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो तो आसपास में युद्ध होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, प्लस लोगों का आमतौर पर जो जीवन स्तर है वो सुधर रहा होता है। तो जो लोग भौगोलिक रूप से एक दूसरे के आसपास हैं उनके लिए बिजनेस करना आसान होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्लस क्षेत्रीय विकास के साथ साथ कई चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे युद्ध का ना होना। लोग नॉर्मली अपने पड़ोसी से ही लड़ाई करते हैं, ठीक है। बहुत दूर अभी बहुत सारे देश हैं, हर्जेगोविना, बोस्निया, होंडुरस, ग्वाटेमाला, छोटे छोटे देश हैं। इनसे तो भारत की कोई लड़ाई है नहीं, लेना देना है नहीं। मतलब लेना देना होगा तो आर्थिक दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन लड़ाई नहीं हो सकती है। तो पड़ोसियों के साथ अगर आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो युद्ध नहीं होता है, तो उस वाले एंगल से भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसमें ही जो अपने पड़ोसी हैं उनसे ये भी रहता है, क्योंकि अगर युद्ध हो सकता है तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। तो आर्थिक रूप से अगर हम मजबूत हो रहे हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने क्या काम किया है, इन्होंने कौन सी गलतियां की हैं जिससे हम सीख लें कि हमें वो गलतियां नहीं करनी है, इन्होंने कौन सा काम अच्छा किया है जिससे हम सीख लें कि हमें कौन सा काम अच्छा करना है। प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान तो एक ही देश हुआ करते थे, 1947 में आजादी मिली, तो जो पॉपुलेशन थी उसका सेंटिमेंट, बहुत सारी चीजें एक जैसी ही थी। अब उन्हीं में अलग अलग रास्ते पे दो देश चल गए, तो भारत की क्या स्थिति हो गई और पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई। अब भारत काफी उस दृष्टिकोण से काफी अच्छे रास्ते पर बढ़ चुका है, पाकिस्तान तो टूट ही गया था, बांग्लादेश अलग हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे समझेंगे। आप ये समझ लीजिए कि अपने पड़ोसियों के विकास रास्ते को देखना, इसकी उत्सुकता रहती है, उससे उनकी गलतियों से सीखने की उत्सुकता रहती है। तो होता क्या है, इससे उन्हें अपने और अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कमजोरियां, उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, उनका पता चलता है, अपने पड़ोसी का भी और अपना भी, को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इसलिए हम लोग ये सारे काम करते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा इसमें कवर नहीं किया गया हमारे चैप्टर में, लेकिन पूरे जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मैं उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन किताब में जितना दिया हुआ डेफिनेटली उसको कवर करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताऊंगा।